हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज मनुष्य सवालों के जवाबों की खोज में चांद और मंगल ग्रह तक जा पहुंचा है, लेकिन क्या हम धरती को ठीक से जानते हैं? अगर हाँ, तो हमारे पास इन सवालों के जवाब क्यों नहीं है? कैसे एक नदी के ऊपर साल में लगभग 300 दिन लगातार बिजली गिरती रहती है? ऐसा दुनिया में कहीं और क्यों नहीं होता? कैसे एक जंगल के पेड़ अपने आप नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गए? क्यों एक जगह पर हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर कोई भी इंसान अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे? और कैसे जमीन से निकलने वाला गर्म पानी हर बार लगातार ठीक एक ही समय पर निकलता है? क्या हमारी धरती के नीचे कोई घड़ी है जो लगातार चल रही है? यानी हम कह सकते हैं कि मोटा माटी अपने पास 4 सवाल हैं। मतलब सवाल तो बहुत हैं। आज की वीडियो में 4 सवाल हैं। बिजली गिरने का कारण, जंगल की अजीब आकृति, सुनाई देने वाला भूतिया वाइब्रेशन और जमीन के नीचे चलती हुई घड़ी। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। ये है वेनेजुएला की एक नदी लेक माराकाइबो। इसे दुनिया की लाइटनिंग कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ साल के 365 दिन बिजली गिरती है। दुनिया में ऐसा कहीं और क्यों नहीं होता? ये घटना सिर्फ यहाँ पर ही क्यों हो रही है? अक्सर ऐसा माना जाता था कि कभी भी बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं गिर सकती, जिस बात को इस जगह ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। यहाँ एक ही जगह पर लगातार बार बार बिजली गिरती ही रहती है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब है? तो इसका जवाब है नहीं। वैज्ञानिकों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और ये सिर्फ इसी जगह पर क्यों घट रही है। और इसी रहस्य की वजह से नासा ने इस जगह को वर्ल्ड का लाइटनिंग हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया है। पर भैया, स्पेस के ठेकेदार के द्वारा दिए गए इस तमगे का मतलब क्या है? तो भैया, नासा के अनुसार अगर निकलोगे इस जगह के आर पार तो एक कड़कड़ाती हुई बिजली फ्राई कर देगी। पर जितनी हमें विज्ञान की समझ है उसके हिसाब से अगर लाइटनिंग को लाइटनिंग रॉड मिल जाए तो ये उसके रास्ते धरती में चली जाएगी। क्या धरती पर ऐसी नेचुरल जगह है जो लाइटनिंग रॉड की तरह काम कर रही है? क्या पता, हो भी सकती है। ये घटना तो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि हमारे जैसे कुछ आम इंसानों पर दूसरों के मुकाबले बिजली गिरने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसका तो जीता जागता सबूत भी मौजूद है। जुलाई 1992 आर्मी स्पेशलिस्ट बेथ पीटरसन एक गोला बारूद के डिपो के पास काम कर रही थी। अचानक से मौसम खराब होता है और डिपो के चारों तरफ की गई तारबंदी पर बिजली गिर जाती है और इसके बाद बिजली सीधा इनके ऊपर गिरती है। लेकिन ये फिर भी जिंदा बच जाती हैं। और कमाल की बात ये है कि इन पर बिजली एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरी थी। लेकिन जब पहली बार इनके ऊपर बिजली गिरती है तो वो इनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव कर देती है जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया। बेथ पीटरसन को इस बात का एहसास धीरे धीरे होता है कि अब उनका शरीर पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि इसमें बदलाव आ चुके हैं। क्योंकि ये घटना क्रिसमस के आसपास की थी, तो जब ये क्रिसमस ट्री को सजा रही थी तो उस पर की गई सजावट लगभग 6 फीट हवा में उड़कर इनकी तरफ अपने आप खींची चली आई, जिसका कारण स्टैटिक चार्ज हो सकता है। इसका और कोई भी जवाब विज्ञान के पास नहीं है। लाइट स्विच को ऑन करने पर इन्हें शॉक लगने लगे, दरवाजे के हैंडल से शॉक लगने लगे, इनके बाल लगातार स्टैटिक चार्ज की वजह से खड़े होने लगे। ये धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट कर ही रही थी कि जुलाई 1993 में इनके ऊपर बिजली दोबारा गिर जाती है, पर ये फिर भी बच गई। उस दिन मौसम खराब था। ये अपने घर का फ्रंट डोर खोल के बाहर झांक ही रही थी कि बिजली सीधा इनसे आकर टकराई। इनके ऊपर बिजली 2 बार गिरी। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इनके शरीर में आए हुए बदलावों का भी जवाब अभी तक विज्ञान नहीं दे पाया। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर बिजली गिरने की संभावनाएं औरों के मुकाबले ज्यादा होती हैं? अगर हाँ, तो हमें ये बात कैसे पता लगेगी कि कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं? इसका जवाब भी विज्ञान के पास नहीं है। तो आखिर विज्ञान के पास जवाब किस चीज का है? तो ऐसी चीजों का जिनसे आम लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है और पानी एक कंडक्टर है। तो क्या वेनेजुएला की नदी लेक माराकाइबो की तरह इंसान भी लाइटनिंग कंडक्टर हो सकते हैं? क्योंकि ये घटना तो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। अब इनके शरीर में इतने बदलाव आ चुके हैं कि चाहे ये कहीं पर भी हो, ये मौसम में हो रहे बदलाव को महसूस कर लेती हैं। उसके बदलने से पहले ही महसूस कर लेती हैं। मौसम में बदलाव होने से पहले इनके हाथों और गर्दन के आसपास के बाल अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं और ये समझ जाती हैं कि मौसम खराब होने वाला है। जैसे बेथ पीटरसन अपने ऊपर 2 बार बिजली गिरने के कारणों के बारे में जानना चाहती हैं, ठीक इसी तरह से सेंट्रेलिया पेंसिल्वेनिया के लोग अपने घरों की जमीन के नीचे लगातार 50 साल से भी पहले से जल रही आग के कारणों का पता करना चाहते हैं। एक समय था जब इस शहर में लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग रहते थे और आज ये सुनसान और वीरान पड़ा है। पर ये फटे हाल और बेहाल कैसे हो गया? सेंट्रेलिया एक माइनिंग टाउन था, यानी खदान के ऊपर बसा हुआ शहर, और आज के समय इसे गोस्ट टाउन कहा जाता है, यानी भूतों का शहर। दिन था 14 फरवरी 1981 का। 12 साल के टॉड डम्बोस्की अपने गार्डन में से जमीन के नीचे से धुआं आता हुआ देखते हैं। उसके पास जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और अचानक से उस
गड्ढे के अंदर धंस जाते हैं जिसमें से लगातार स्टीम निकल रही थी। हालांकि उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने उस गड्ढे के अंदर एक पेड़ की जड़ को पकड़ लिया। और इस घटना के बाद सेंट्रेलिया उस समय के अखबारों में चर्चा का विषय बन गया था। और अब बारी थी इस अजीब व्यवहार के पीछे के कारणों का पता करने की। और इसके पीछे का कारण था इस शहर के नीचे कोयले की खदान में लगी हुई आग, जो कि जानबूझकर लगाई गई थी। और ये मान लिया गया था कि ये आग बुझ चुकी है, पर ये कभी बुझी ही नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोल माइन के ऊपर बसा हुआ शहर था। इस शहर में आए हुए ज्यादातर लोग माइनिंग के काम से ही जुड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने रहने के लिए आसपास की जगहों पर घर बना लिए। अब देखिए, जहाँ पर शहर होगा तो कूड़ा भी निकलेगा। अब इस कूड़े को इस्तेमाल हो चुकी कोल माइन के अंदर भर दिया गया, यानी लैंडफिल तैयार किया गया। लेकिन सेंट्रेलिया की लोकल अथॉरिटी इसको इलीगल करार दे देती है और इस भरे हुए कूड़े में आग लगा देती है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारे देश में भी ऐसा होता है। अब आग लगाकर सारा कूड़ा जलाने के बाद उस पर पानी डाल दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि आग बुझ चुकी है। लेकिन आग बुझी नहीं थी। वो धीरे धीरे कोयले की खदान तक जा पहुंची और बहुत जल्दी ही जमीन के नीचे से धुएं निकलने लगे। गर्मी की वजह से रोड पिघलने लगी और टूट के बिखर गई। सेंट्रेलिया के लोग इकट्ठे होकर लोकल गवर्नमेंट बॉडी के पास गए और उनसे जवाब मांगा कि वो कब तक इस तरह से डर के साए में जिएंगे। सरकार इस आग को बुझाने के लिए क्या कर रही है? सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया कि ये आसान काम नहीं है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद सेंट्रेलिया के लोग अपने घरों को बेच बेच कर वहाँ से जाने लगे। अब कोई उनके घर क्यों खरीदेगा? तो थक हार कर सरकार को ही वो जगह खरीदनी पड़ी। सेंट्रेलिया के लोग दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे और ये आग आज भी लगातार जल रही है। इसे बुझाया नहीं गया है। कोशिश बहुत हुई लेकिन ये बुझ ही नहीं रही। पर कैसे? हम तो जानते हैं कि आग किस तरह से लगती है। उसको फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हम इन चीजों की सप्लाई को काट दें तो क्या आग बुझ नहीं सकती? विज्ञान ने तो यही बताया है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो सेंट्रेलिया के केस में ये सारी चीजें फेल हो गई। सरकार ने जमीन में बड़े बड़े गड्ढे किए, सेंट्रेलिया को चारों तरफ से घेर लिया, हजारों लीटर पानी भर दिया गया, माइंस को हर तरफ से सील कर दिया गया ताकि कहीं से भी हवा खदानों के अंदर ना जाए। हर एक गड्ढे को चुन चुन कर भरा गया, लेकिन फिर भी आग बुझ नहीं पाई। क्या हम सच में फायर को समझते हैं? और क्योंकि विज्ञान इसको बुझाने में नाकामयाब हो गया था तो इसे नर्क की आग कहा गया। सेंट्रेलिया की जमीन पर लगा हुआ जंगल पूरी तरह से उजड़ गया क्योंकि पेड़ों की जड़ों को जमीन से निकलने वाली गर्मी और आग ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो आखिर ये आग कब तक जलेगी? कोई कहता है 100 साल, कोई 200, पर किसी को भी इसका सही जवाब नहीं पता। और ये वो अकेला सवाल नहीं है जिसके जवाब हमें नहीं मालूम, बल्कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। जैसे पोलैंड का एक जंगल जहाँ पे हर एक पेड़, यानी उस जंगल का पेड़, और वो जंगल है पाइन ट्रीज का। अपने यहाँ पर हम पाइन ट्री को देवदार का पेड़ कहते हैं। तो भैया इस जंगल का हर पेड़ अपने आप ही मुड़ गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया है। पर कैसे और क्यों? इस तरह का जंगल दुनिया में और कहीं भी क्यों नहीं है? पेड़ सीधे उगते हैं, बड़े होते हैं और अचानक से मुड़ जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। एक दो ऐसा पेड़ होता तो समझ में भी आता, यहाँ तो पूरा जंगल ही मुड़ गया है। क्या ये ग्रेविटी है या पेड़ों में जेनेटिक बदलाव? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी, वो ये कि जब ये पेड़ लगाए गए तब इनको जानबूझकर इस तरह से बड़ा किया गया ताकि ये मुड़ जाएं और बड़े होने पर इनकी लकड़ी को काटकर बड़े बड़े जहाज बनाए जाएं। क्योंकि ये लकड़ी पहले से ही मुड़ी होगी तो इसे भाप की मदद से गर्म करके मोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने ये जंगल लगाया आखिर वो गए कहाँ? क्योंकि इस तरह के एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग 10 साल का समय लगता है। और अगर ये जंगल वाली थ्योरी सही है तो आज जो नए पेड़ यहाँ पर उगते हैं वो अपने आप टेढ़े क्यों हो रहे हैं? या ये पेड़ जानबूझकर किसी कारण की वजह से इस तरह से अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं? वेल, एक नई रिसर्च से ये पता लगा है कि बिना दिमाग के होते हुए भी पेड़ बहुत इंटेलिजेंट हैं। जमीन के नीचे जाती हुई इनकी जड़ें एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और कम्युनिकेशन का माध्यम बनती हैं। ये विचित्र बात है लेकिन सच यही है। विज्ञान इस चीज को मान चुका है। अब अगर जो वैज्ञानिक सोच रहे हैं ये बात सही है तो ये हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा और शायद इस नए सवाल का जवाब भी दे दे जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी एक ऐसा शोर, ऐसा वाइब्रेशन जिसे सुनकर लोग अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। कौन इस साउंड को पैदा कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब से कर रहा है और कैसे ये लोगों के सुख चैन का दुश्मन बन गया? समय था 2011 का, ओंटारियो यानी कनाडा। एक दिन अचानक से लोग एक अजीब वाइब्रेशन सुनने लगते हैं। उनके घरों की खिड़कियां हिलने लगती हैं और ऐसा एक दो लोगों के साथ नहीं हो रहा था बल्कि पूरे शहर में लोग परेशान थे। इस घटना को पूरी दुनिया विंडसर हमिंग साउंड के नाम से जानती है। विंडसर में सुनाई देने वाला ये साउंड बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का है लेकिन इसका दिमाग पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है। अक्सर
लोगों ने बताया कि ये साउंड सुनाई देने पर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। कभी तो ये आवाज 2-3 घंटे के लिए सुनाई देती है, कभी पूरे दिन के लिए और कभी तो हफ्तों तक ऐसे ही सुनाई देती रहती है। लो फ्रीक्वेंसी का ये साउंड दरवाजों और खिड़कियों के साथ रेजोनेट करके घर के अंदर रखे हुए सामानों को भी वाइब्रेट करने पर मजबूर कर देता है। ये सारी चीजें इकट्ठी होकर किसी के भी दिमाग में कीर्तन कर सकती हैं। इसकी वजह से लोग रात को सो नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने ओंटारियो की लोकल गवर्निंग बॉडी का कॉलर पकड़ लिया और उनसे कहा, हमें इस चीज से छुटकारा दिलाओ। अब भैया कनाडा ने अपने वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी रिसोर्सेज उनके पास थे, इस चीज का पता करने में लगा दिए, पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कनाडा की सरकार ने इस आवाज के पीछे के कारणों का ठीकरा अमेरिका के सर पर फोड़ दिया। कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से ये कहा कि ये आवाजें अमेरिका की मिशिगन स्टेट में स्थित जग आइलैंड से आ रही हैं। अब जग आइलैंड था एक फैक्ट्री एरिया जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। तो कनाडा की सरकार का ये कहना था कि जग आइलैंड पर चलती हुई मशीन्स लो फ्रीक्वेंसी पर ऐसी आवाज प्रोड्यूस कर रही हैं जो पानी के रास्ते होते हुए विंडसर में लोगों को सुनाई देती हैं। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि भैया अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बना रखी है जो जमीन के साथ रेजोनेट कर रही हैं और ये रेजोनेंस की वजह से, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है, विंडसर में इस तरह की आवाजें सुनाई आ रही हैं। और जब ये वाइब्रेशन विंडसर पहुंचता है तो विंडसर में जो चीजें हैं ये उनके साथ रेजोनेट करता है, यानी वाइब्रेशन एम्पलीफाई हो जाता है और उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब कमाल हो गया। पश्चिमी देशों के पास समस्याओं के इलाज नहीं है। क्यों भैया? जो लोग मिसाइल से समस्याएं सुलझाते हैं, बिना मतलब ही किसी देश की छाती पर चढ़ जाते हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान नहीं है। मेरे से ले लो, एक मिसाइल का मुंह अमेरिका की तरफ घुमाओ और जग आइलैंड पे टपकाओ, ना रहेगा आइलैंड, ना होगा वाइब्रेशन। आपस में नहीं लड़ेंगे, पूरी दुनिया को लड़ा देंगे। लेकिन ना लाया कहीं के। ये जो कनाडा है ना, ये अमेरिका और ब्रिटेन, इन तीनों ने मिलकर प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा चलाया था, यानी अपने ही नागरिकों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ड्रग्स देकर, दवाइयां देकर, टॉर्चर करके। ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं? इनकी किसी भी बात पर यकीन होता ही नहीं है, होगा भी कैसे? हरकतें ही ऐसी हैं इनकी। अब कैनेडियन अथॉरिटीज ने विंडसर में रहने वाले लोगों से ये कहा कि भैया अब तो ये साउंड ऐसे ही सुनाई देगा, हम कारणों का पता लगा रहे हैं, जैसे अमेरिका पता लगा रहा था येलोस्टोन नेशनल पार्क में जमीन से निकलते हुए गर्म पानी के फवारे के कारणों का। लगभग पूरी दुनिया से 40 लाख लोग हर साल इस जगह पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। वैसे तो यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है जो सबसे अलग है, और वो है एक गाइजर, यानी एक ऐसी जगह जो जमीन से सुपर हीटेड पानी को हवा में लगभग 150 फुट की ऊंचाई तक उछाल देता है। लेकिन ये कमाल की चीज नहीं है, कमाल है ये कि ये बिल्कुल घड़ी के सेकंड के कांटे के हिसाब से रेगुलर इंटरवल पर इस तरह से पानी फेंकता है। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये लगातार ठीक एक ही समय पर इस तरीके से गर्म पानी फेंकता ही रहता है। और क्योंकि ये समय से बंधा हुआ है, इसलिए इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गाइजर। ये इतना सटीक है कि आप स्टॉप वॉच लगाकर इसके पानी फेंकने का अगला समय प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या ये सारी चीजें जानने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि हम पृथ्वी को पूरी तरह से समझ चुके हैं? वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग इसे देखकर बड़े खुश होते हैं। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं कि ये लगातार फिक्स इंटरवल पर ही इस तरह से पानी बाहर क्यों फेंकता है। क्या ये एक नॉर्मल घटना है या हमारी धरती की कोई इंटरनल क्लॉक है जो हर बीतते हुए सेकंड के साथ इशारा कर रही है कि जब ये घड़ी रुकेगी तो धरती अपने आप को दोबारा रीसेट करेगी, यानी एक और एक्सटिंक्शन। और ये बात कहने के पीछे कारण भी है, क्योंकि येलोस्टोन के नीचे 44 मील चौड़ा सुपर मैसिव वोल्केनो है। ये सुपर मैसिव वोल्केनो इतना ताकतवर है कि अगर ये धरती से निकल आया तो आधे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को निपटा देगा। और इसके बाद इस वोल्केनो के जो परिणाम होंगे वो उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से भी ज्यादा भयानक होंगे, जिसने पृथ्वी पर डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी के इतिहास से जुड़ा हुआ जितना डाटा है, उसके हिसाब से इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन अब तक 3 बार हो चुके हैं, और ये बात भी तय है कि चौथा जरूर होगा, कभी भी हो सकता है। आखिर हम क्या जानते हैं धरती के बारे में? जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ जान लिया, तब प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम उतने भी बुद्धिमान नहीं जितना हम अपने आप को समझ बैठे हैं। पर हम मनुष्य हैं और हमारा काम ही है सवालों के जवाब ढूंढना, और यही चीज हमें आगे भी जिंदा रखेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।